एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची प्रेम कहानी है, लेकिन प्राइवेसी के लिए इसमें किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। टी 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 रात को 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वो प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए उसने ये सोचकर मैसेज खोला कि शायद कोई नया ऑफर आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियों में सस्ते ऑफर देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव का बाशिंदा था जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपने खुद के खर्च को कम से कम रखने की कोशिश करता ताकि घर वालों को ज्यादा से ज्यादा पैसे भेज सके। इसलिए उसने उत्सुकतावश मैसेज खोला, लेकिन ये क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नजर मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठकर बैठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसके मोबाइल में सेव था, और यह नाम उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी था। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया मैं। उसने खुद को कोसा। वो दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर था। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले रही थी, और इधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसके आंखों के सामने घूमने लगी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और आखिरकार यादों के घने जंगल में खो गया। ओ हेला, सुनिए ना। रात के करीब 9 बज रहे थे। वो छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों को निहार रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने चौंककर आवाज की दिशा में नजर दौड़ाई। उसने देखा, छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास खड़ी एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वह काफी शर्मिला था, और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसलिए उसे उस लड़की के पास जाने में थोड़ा संकोच हुआ। आप आए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वह लड़की डरते डरते उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। ये रिया कौन है, उसने सवालिया लहजे से उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी, और वह उसके बहू भोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकिता के ससुराल वाले काफी अमीर थे, और उनका व्यवहार भी दीपक को बहुत अच्छा लगा था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था। लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अपरिचित था। रिया आपके बहन की नंद है। ये कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियां उतरती चली गई, और वह हाथ में लिफाफा लिए अवाक होकर उसे जाते देखता रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने धीरे से लिफाफे को खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर और एक सांवली सलोनी लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते हुए उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे लगा कि शायद मैंने इसे कभी देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो यही लड़की दही फेंककर भाग गई थी। और हाँ, बारात में शामिल 4-5 लड़कियों में ये भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टार्च जलाकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय दीपक जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए कि मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ, और इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती। और आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपको पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे, बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देखकर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी ही तारीफ करते थे। सब कहते थे कि लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती है कि उसी लड़के से रिया की शादी होगी। उनकी बात सुनकर मैं सोचती थी कि कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी ही तारीफ करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे आपसे प्यार हो गया। पिछले 1 साल से मैंने हर पल इंतजार किया है कि कब ये शादी होगी और कब आपको देखूंगी। और अब आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी।
दीपक जी, पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पर विश्वास जरूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि एक तरफ लड़की के सच्चे प्रेम और विश्वास के टूटने का डर था तो दूसरी तरफ अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर था। भैया, अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए ना सोने। वो उसकी बहन अंकिता की आवाज थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक कर रहा था, तभी अंदर उसके एक गिफ्ट पैक नजर आया। उसने बैग के अंदर ही उसे खोला तो उसमें प्रेमी युगल वाला गिफ्ट और एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिलकर जाएगा। अंकिता के ससुराल वालों का घर 2 जगह था। पुराना घर नए घर से कुछ दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अंकिता से कहा और सड़क पर आ गया। दीपक के न चाहते हुए भी उसके कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। रिया वहाँ पर अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। बताए, क्या कहना चाहती हैं? क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सवालिया निगाहों से देखते हुए दीपक ने जल्दी से पूछा। किसी ने यहाँ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दीपक को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसकी मासूमियत भरी नजरें जो उसकी पैर के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुरेद रही थीं, एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वो एक झटके से आगे बढ़ी और दीपक के कंधे पर सर रखकर फुट-फुट कर रो पड़ी। रिया की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। उसके आंखों से बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रहे थे। वो हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप कराया और जाने की इजाजत मांगी। फिर कब आइएगा, वह उसकी कलाई को कसकर पकड़े हुए थी। बस जल्द ही आऊंगा, दीपक ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा। घर पहुंचकर फोन कीजिएगा, रिया ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। ठीक है, ये कहकर वह तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज उसके पास छोड़ आया हो। क्योंकि यह सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर जमीन पर चाहत के बीज बो दिए थे। लेकिन कुछ बातें थी जो अभी तक दीपक को बेचैन कर रही थी। दीपक लगातार सोचे जा रहा था, क्या कहूँ इस मासूम लड़की को, क्या इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूं, लेकिन कहीं फिर से किस्म अपना इतिहास तो नहीं दोहराएगी। उसे अपनी बदकिस्मती से डर लग रहा था। अभी अभी तो वह मोहब्बत के खूबसूरत बगीचे से जख्म खा कर लौटा था। तभी अचानक झटका लगा तो वह ख्यालों के जंगल से बाहर आ गया। बस उसके गांव के पास वाले कस्बे में पहुंच चुकी थी। दीपक अपना बैग उठाकर बस से नीचे उतर आया। कस्बे से उसके गांव की दूरी 5-6 किलोमीटर थी। शाम हो चुकी थी और इस वक्त कोई सवारी मिलनी मुश्किल था। वैसे भी उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसलिए वह पैदल ही घर की तरफ चल पड़ा। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है, मोहब्बत की दुनिया बसाने के पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। दूर किसी लाउडस्पीकर से आ रही इस गाने की आवाज ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी। वह रास्ते भर सोचता रहा मगर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। जब वह घर पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। दीपक ने भोजन किया और अपने घर वालों को बहन के घर का हालचाल सुनाने लगा। माँ, आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं छत पर नहीं सोऊंगा, दीपक ने बर्तन मांज रही माँ से कहा। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बिस्तर लेकर आ रहा हूँ, उसकी माँ ने उठते हुए कहा। रात के 1 बज रहे थे। दीपक ने काफी सोच विचार कर रिया को जवाब लिखना शुरू किया। रिया जी, मैं आपके सच्चे प्यार की बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन माफ कीजिए, मैं आपके प्यार को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी मजबूरियाँ हैं जिन्हें मैं आपसे नहीं बता सकता। वैसे भी मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं एक गांव का सीधा सादा और कम पढ़ा लिखा लड़का हूँ और आप एक शहर की पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की है। मैं एक गरीब माँ बाप का गरीब बेटा हूँ और आप एक अमीर खानदान की लड़की है। आपके और हमारे स्टेट्स में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए आपके घर वाले किसी भी हाल में हमारी शादी के लिए राजी नहीं होंगे और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार की किश्ती बीच समुंदर में ही डूब जाए। आप एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी जरूर समझेंगी। आपका दीपक। पत्र लिखकर उसने तकिए के नीचे दबाया और सोने के इरादे से आंखें मूंद ली। आंसुओं में न टूटना, हम दिल में बस जाएंगे, तमन्ना होगी अगर मिलने की तो बंद आंखों में नजर आएंगे। उसे याद आया, यही शायरी रिया ने अपने प्रेम पत्र में सबसे ऊपर लिखा था। उसकी आंखों के सामने रिया का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा झलकने लगा। फिर काफी देर तक अनजानी राहों पर भटकते भटकते वह नींद की वादियों में उतर गया।
बाबू उठो ना, धूप निकल आया है, कहते हुए माँ ने उसके ऊपर से चादर हटाया। दीपक ने आंखें मीचते हुए मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 7 बज रहे थे। मोबाइल एक तरफ रखकर उठा और बाथरूम में घुस गया। बाथरूम से निकलते ही माँ ने बताया कि मोबाइल पर किसी का कॉल आया था। दीपक ने देखा तो किसी अनजान नंबर से मिस कॉल दिखाई दे रहा था। इतनी सुबह कौन हो सकता है, दीपक ये सोचते हुए कॉल बैक किया। हेलो प्रणाम भैया, उधर से अंकिता की रुआंसी आवाज सुनाई पड़ी। खूब खुश रहो, कैसी हो तुम? दीपक अपने प्यारी बहन की आवाज सुनकर खुश हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, दीपक मुस्कुराते हुए बोला। मम्मी पापा कैसे हैं, उनसे बात कराए ना? फिर अंकिता ने सबसे बात की और आखिर में दीपक से बोली, भैया आपका चार्जर यहीं पर रह गया है, मोबाइल चार्ज कैसे कीजिएगा? अरे हाँ, चार्जर को तो मैं बोर्ड से निकालना ही भूल गया, दीपक को याद आया। अच्छा ठीक है, मैं 1-2 दिनों में आकर ले आऊंगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद दीपक ने देखा तो बैटरी लगभग डिस्चार्ज हो चुका था। एक बार को तो उसने सोचा कि आज ही चला जाऊं, लेकिन नई नई रिश्तेदारी में इतनी जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं था। यही सोचकर उसने अपना इरादा बदल लिया। खैर अगले 2 दिनों के बाद वो फिर अंकिता के ससुराल में था। दीपक के आने से अंकिता बहुत खुश थी, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थी रिया। उसके तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। आज उसने खुद अपने हाथों से नर्म नर्म पराठे बनाए और खाना लेकर खुद दीपक के पास चली आई। उसने दीपक के आगे थाली रखा और एक तरफ खड़ी हो गई। तभी दीपक ने जेब से पत्र निकाला और रिया की तरफ बढ़ा दिया। रिया ने पत्र को मोड़कर अपनी मुट्ठी में दबाया और वहां से चली गई। खाना खाकर दीपक अंकिता के सास ससुर से इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। दीपक ने मम्मी से जाने की इजाजत मांगी। बाबू 3 बज चुके हैं और उधर जाने वाली ट्रेन निकल चुकी होगी और पता नहीं बस मिलेगी भी या नहीं, इसलिए आज रुक जाए, कल चले जाएगा। अंकिता की सासू माँ ने प्यार भरा निवेदन किया। और सच तो ये था कि उनको दीपक से गहरा लगाव हो चुका था। वे तो कहती थी कि मैं आपको अपने बेटे से भी ज्यादा मानती हूँ। आखिरकार दीपक को रुकना ही पड़ा। चलिए आज आपको हम अपने बगीचे दिखाते हैं। दीपक हाथ मुंह धोकर पापा के साथ बाहर घूमने निकल गया। अंकिता की सास अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनको अपने माँ बाप की तरफ से काफी जमीन जायदाद मिली हुई थी, जिसमें सैकड़ों एकड़ में फैले हुए आम के बगीचे थे जिनकी कीमत करोड़ों में थी। रात को वापस आकर दीपक ने पापा के साथ ही खाना खाया और उनके साथ ही सो गया। अगली सुबह रिया ने उसे जगाया तो उसने देखा कि पापा उठकर बाहर चले गए थे। क्या बात है? दीपक ने देखा कि रिया आज काफी उदास और गंभीर लग रही थी तो उसने धीमे से मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने दीपक के हाथों में एक चिट्ठी थमाई और चुपचाप चली गई। दीपक ने पत्र को पॉकेट में डाला और घर वापस जाने के लिए तैयार होने चला गया। फिर वो उसके आने तक कहीं भी नजर नहीं आई। दीपक घर पहुंचते ही चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। प्रिय दीपक जी, आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं गरीब घर का हूँ और आप अमीर घर की हैं? आपको क्या लगता है मैंने आपके धन दौलत से प्यार किया है? एक बात याद रखिए, मुझे आपके धन दौलत से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके साथ एक झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। और रही बात शादी की, तो मेरी नानी और मम्मी आपको बहुत पसंद करती हैं। वे तो कहती है कि मेरी शादी आप ही के साथ होगी, इसलिए आप उनकी चिंता मत कीजिए। और हाँ, मुझे आपकी बहन ने बता दिया है कि आप पहले किसी और लड़की से प्यार करते थे और उसकी शादी कहीं और हो चुकी है, इसलिए आप हमेशा उसके गम में डूबे रहते हैं। आप हमेशा उदास और दुखी रहते हैं। लेकिन सुन लीजिए कि मैं उसके जैसी लड़की नहीं हूँ कि आपको धोखा दे दूंगी। आज मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, अपने प्यार की कसम खाती हूँ, अपनी लाश की कसम खाती हूँ कि आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। और हाँ, मैंने सुना है कि वह पूरे गांव में सबसे सुंदर है। शायद मैं उसके जैसी सुंदर तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि मैं आपको इतना प्यार दूंगी कि आप उस चुड़ैल के दिए हुए सारे दर्द भूल जाएंगे। एक और बात, आप प्लीज ट्रक चलाना छोड़ दीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाना बहुत खतरा वाला काम है और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। आई लव यू जान। दीपक की रिया और रिया के दीपक। चिट्ठी खत्म करके दीपक ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गया। उसने महसूस किया कि उसके दिल की बंजर जमीन पर उस लड़की के मासूम मोहब्बत के अंकुर फूटने लगे हैं। अब उसे भी धीरे धीरे रिया से प्यार होने लगा था। धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह लड़की उसके ख्यालों में छाने लगी। अब गाड़ी पर कब जाना है? रात को भोजन करते समय पापा ने दीपक से पूछा। नहीं, अब मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, दीपक ने रोटी का निवाला मुंह में डालते हुए कहा तो पापा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्यों? पापा ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए पूछा। क्योंकि मुझे मोटर लाइन का गंदा माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दीपक खाना खाते खाते रुक गया था।
दीपक के पापा पुराने ख्यालों के आदमी थे। उन्हें किसी ने बता दिया था कि ड्राइवरी का काम बहुत आराम वाला काम है और कमाई भी बहुत है। इसलिए उन्होंने दीपक काफी विरोध करने के बावजूद भी ड्राइविंग सीखने के लिए ट्रक पर भेज दिया। दीपक ने काफी मिन्नतें की, यह ड्राइविंग वाला काम मुझे पसंद नहीं है, मैं कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा, लेकिन उसके पापा ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार 3 साल तक ट्रक पर रहने के बाद अब वह एक काफी अच्छा ड्राइवर बन गया था। हालांकि यह काम उसे आज भी पसंद नहीं था। न खाने का ठिकाना, न सोने के ठिकाना, और ऊपर से एक जगह बैठे बैठे उसके कसरती बदन में जंग लगता महसूस होता था। मोटर लाइन के गंदे और अश्लील माहौल से वह बहुत नफरत करता था। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी। दीपक के पापा उसके फैसले से नाराज लग रहे थे। दीपक अब जल्द ही कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता था, इसलिए उसने जॉब के लिए अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। इसी क्रम में वह एक दिन स्टेशन पर खड़ा पटना जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आया। नमस्ते, कैसे हैं आप? दीपक ने कॉल रिसीव किया तो उधर से रिया की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? घर आइए ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। दीपक को उसकी आवाज में उदासी महसूस हुई। अभी कुछ दिन पहले तो आया हूँ, फिर कैसे आ जाऊँ? नई नई रिश्तेदारी है, आपके घर के लोग क्या सोचेंगे? दीपक ने समझाने की कोशिश की। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको देखने को दिल कर रहा है, मुझे आपसे मिलना है। रिया जिद पर करने लगी। मैं बार बार आपके घर नहीं आ सकता, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। दीपक ने प्यार से उसे मनाने की कोशिश की। तो फिर कल हमारे कॉलेज आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। दीपक ने अब हार मान ली थी। दीपक ने उसके कॉलेज का पता पूछा और बाकी घर वालों का हाल समाचार पूछने के बाद फोन रख दिया। अगले दिन दीपक ने ट्रेन पकड़ी और उसके शहर पहुंच गया। काफी खोजबीन करने के बाद वह गर्ल्स कॉलेज मिल गया। वह गर्ल्स कॉलेज गेट के बाहर बैठकर लंच होने का इंतजार करने लगा। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद आज का लंच टाइम हुआ और लड़कियां बाहर आने लगी। गेट से बाहर निकलते ही रिया ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो दूर खड़ा दीपक उसे दिख गया। उसने दीपक को इशारे से अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक गली में रिया और अपने दोस्त के साथ रुक गई। उस गली में कभी कभार लोग भी आए जा रहे थे, इसलिए दीपक को अनजान शहर में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। रिया को भी वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने 2 मिनट हालचाल पूछा और घर चलने के लिए कहा, लेकिन दीपक ने मना कर दिया। फिर रिया ने अपने दिल का हाल जो उसने चिट्ठी में उतारा था दीपक को दे दिया और चली गई। दीपक भी वहाँ से अपने घर वापस चला आया। धीरे धीरे प्यार का ये सिलसिला चल पड़ा। दीपक एक अंतराल पर उसके कॉलेज मिलने जाने लगा। अब तो रिया की सहेलियां उसे जीजाजी कहने लगी थी। रिया के पास मोबाइल नहीं था, फिर भी वह पीसीओ से प्रतिदिन दिन में 3 बार फोन करती। सुबह स्कूल जाते वक्त, दोपहर में लंच टाइम में और शाम को स्कूल से निकलने के बाद। एक दिन दीपक ने मजाक मजाक में पूछ ही लिया कि फोन करने के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। रिया ने बताया कि लंच टाइम में नाश्ता करने के लिए उसे जो पैसे मिलते हैं उसी पैसे से वह फोन करती है। फिर नाश्ता कैसे करती हो? दीपक को उस पर बहुत प्यार आया। नाश्ता नहीं करती हूँ, इस तरह भूखे पेट रहने से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दीपक चिंतित स्वर में नाराज होते हुए बोला, आपसे बात करती हूँ ना तो मेरा भूख खत्म हो जाता है। रिया रोमांटिक होते हुए बोली। लेकिन दीपक उसकी बहुत परवाह करता था। अब वह जब भी जाता है उसके लिए मिठाई, समोसे इत्यादि लेते जाता। हालांकि रिया उसे बार बार मना करती कि इतने पैसे मत खर्च किया कीजिए। खैर, इसी तरह उनका धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ता ही चला गया। वे दोनों जब भी मिलते एक दूसरे को चिट्ठियों के रूप में अपने दिल का हाल जरूर बताते। उन्होंने एक दूसरे को इतने पत्र लिखे कि उनके पास पत्रों का एक लाइब्रेरी बन गई। दीपक कभी कभार अंकिता के घर भी चला जाता। वे सबके सो जाने के बाद रात को किचन में मिलते और एक दूसरे के गले में बाहें डालकर जी भर के बातें करते और साथ जीने मरने की कस्में खाते। शायद उन्हें इस बात का जरा गुमान भी नहीं था कि उनके जीवन में एक तूफान आने वाला है जो उनके सारे सपनों को तहस नहस कर देगा। प्यार की एक अलग दुनिया में खोए उन प्रेमियों को शायद पता नहीं था कि उनकी प्रेम कहानी एक दर्द भरी दास्तान बन जाएगी। हालांकि उन्होंने कभी भी प्यार के उस दायरे को पार नहीं किया था जिसे समाज बुरी नजर से देखता है। उन्होंने अभी तक शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। दीपक खुले दिल वाला लड़का था, इसलिए उसने अपने माँ और बहनों से अपने रिया के बारे में बता दिया था, लेकिन रिया ने अपने प्यार की बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी। दीपक ने कई बार कहा कि वह अपने घर वाले को सब कुछ बता दे, क्योंकि उसे रिया के माँ बाप भी बहुत प्यारे थे। वह उनसे रुसवाई नहीं चाहता था, लेकिन वह शायद उनसे अपने प्यार की बात कहने में डरती थी। वह दीपक से कहती कि वह अपने पापा को हमारे रिश्ते की बात करने के लिए हमारे घर भेजे।
चूंकि दीपक अभी तक बेरोजगार था, इसलिए पहले वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था ताकि वह रिया को खुश रख सके। इसके लिए वह काफी प्रयास भी कर रहा था। दीपक के कुछ दोस्त काठमांडू में फलों का कारोबार करते था। उन्होंने दीपक को भी अपने पास बुला लिया। दीपक वहीं उनके साथ रहकर फल बेचने का काम करने लगा। दीपक के बाहर जाते ही उनका मिलना और बात करना बंद हो गया और वे दोनों प्यार जुदाई में तड़पने लगे। रिया के पास मोबाइल नहीं था और काठमांडू चूंकि विदेश था, इसलिए वहां इंडिया की सिम काम नहीं करते थी। अब उनके लिए उनकी चिट्ठियां ही जीने का सहारा थी। दीपक रिया की दी गई चिट्ठियों को हमेशा अपने बैग में संभाल कर रखता था और उसे पढ़कर रिया को याद करता। हालांकि एक दो बार उसने अपने दोस्त के मोबाइल से रिया की एक दोस्त के मोबाइल पर उससे बात की थी। अभी उसे वहां गए हुए करीब 1 महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह वह अपने दोस्तों के साथ खाना बना रहा था, तभी उसके दोस्त के मोबाइल पर रिया का कॉल आया। दीपक ने कॉल रिसीव किया तो रिया की आवाज सुनाई पड़ी। वह रो रही थी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रिया की रोने की आवाज सुनकर दीपक का कलेजा बैठने लगा। आप जल्दी से जल्दी घर चले आइए, यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है। रिया क्यों रो रही थी? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ रिया जी, कुछ बताए तो सही। रिया के आंसू दीपक का दिल दुखा रहे थे। मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वे लोग बहुत गुस्से हैं और मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। उन्होंने भाभी के साथ भी मारपीट की है। रिया सिसकते हुए बोली। लेकिन कैसे? दीपक परेशान हो गया। आपने मुझे जो लव लेटर लिखे थे उन्हें मैंने बैग के नीचे छुपा रखा था, लेकिन पता नहीं कैसे वे पापा के हाथ लग गए। रिया ने डरते डरते बताया। मैं तो कब से आपको कह रहा हूँ कि मुझे ये लुका छिपी पसंद नहीं है। उन्हें हमारे प्यार के बारे में बता दीजिए, लेकिन आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता। दीपक ने नाराज होते हुए कहा। अब मैं आपको अपनी मजबूरी कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे अपने प्यार के बारे में बता सकूं। आप प्लीज अपने पापा को हमारे घर भेजिए, वरना ये लोग हमारी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और अगर इन्होंने मेरी शादी किसी और से करने की कोशिश की तो मैं जहर खा लूंगी। रिया फिर से रुआंसी हो उठी। अच्छा ठीक है, मैं परसों तक घर पहुंच जाऊंगा। उसके अगले दिन ही मैं आपके घर आकर मम्मी पापा से बात करता लूंगा। और हाँ, आप प्लीज रोइए मत, क्योंकि मैं आपके आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने दिलासा देते हुए कहा। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप प्लीज अभी हमारे घर मत आइएगा, वरना वे लोग आपको देखकर और भड़क जाएंगे। आप अपने पापा जी को भेजिएगा। ठीक है, अब फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। प्यार और खुशी जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो नजर लग जाती है। दीपक को जिसका डर था वही हुआ। शायद उसके प्यार को किसी की नजर लग चुकी थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। कल मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग रूम किराया और राशन का हिसाब करके मुझे बता देना। शाम को खाना बनाते समय उसने प्रदीप और पप्पू से कहा। लेकिन अगले हफ्ते तो हमें दीपावली में जाना ही है। नहीं, बहुत जरूरी काम है, मुझे कल ही जाना होगा। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। प्रदीप और पप्पू उसके बचपन के दोस्त थे और वे जानते थे कि वह जो कहता है वही करता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा। अगली सुबह वह काठमांडू से वीरगंज के लिए बस पकड़ी और घर के लिए रवाना हो गया। पता नहीं वह किस हाल में होगी, पता नहीं वे लोग अंकिता के साथ कैसा सलूक कर रहे होंगे। बस की खिड़की से भरे पहाड़ों को देखते हुए वह इसी सोच में डूबा हुआ था। नेपाल के पहाड़ी रास्तों की खूबसूरत वादियां भी आज उसके दिल को सुकून नहीं पहुंचा पा रही थी। रास्ते भर वह इन्हीं आशंकाओं और उलझनों के बीच 300 किलोमीटर का सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला। वीरगंज बस स्टैंड पर उतरकर वह टैक्सी में बैठा और करीब 1 घंटे में अपने घर पहुंच गया। शाम हो चुकी थी और लंबे सफर की थकान उसके ऊपर हावी हो रही थी, इसलिए वह सबसे मिलने के बाद आराम करने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। परंतु उसकी आंखों में ना तो नींद थी और ना दिल को चैन। क्या बात है बाबू, आज इतने परेशान लग रहे हो? माँ भले ही अनपढ़ हो लेकिन अपने बच्चों के चेहरे पढ़ना अच्छी तरह जानती है। दीपक की माँ ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। वह अपने माँ बाप से कोई भी बात नहीं छुपाता था। वह पहले ही रिया के बारे में माँ को बता चुका था। माँ, तुम कल पापा को रिया के घर जाने को कहो ना। उसने माँ से सारी बात बताने के बाद मिन्नत की। वह जानता था कि उसके स्वाभिमानी पापा इस बात के लिए कतई राजी नहीं होंगे, क्योंकि सामाजिक नियमों और परंपराओं के अनुसार पहले लड़की वाले को लड़के वाले के पास जाना पड़ता है। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम खाना खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। माँ को अपने बेटे की खुशी सबसे प्यारी थी। चाचा जी, अंकिता बुआ जी का को आया है, वह आपसे बात करना चाहती है। वह भोजन करके हाथ धो रहा था, तभी उर्मिला हाथ में फोन लिए भागती हुई आई। उर्मिला दीपक के चचेरे भाई की लड़की थी। दीपक के पापा 2 भाई थे। बड़े भाई साहब की 4 बेटियां और इकलौता बेटा था। सबकी शादी हो चुकी थी।
चचेरे भाई की 3 बेटियां और 2 बेटे थे। उर्मिला उनकी मंझली बेटी थी। दीपक ने हाथों को पोंछकर फोन को कानों से लगाया। हेलो दीपक धीमे से बोला। उधर से अंकिता की रोने की आवाज आई। हेलो, उसका दिल बैठने लगा। भैया आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको प्यार करने के लिए कोई दूसरी लड़की नहीं मिली? आपकी वजह मेरे घर में तूफान मचा हुआ है। मुझे गालियां और ताने सुनने पड़ रहे हैं। मेरा घर उजड़ने की कगार पर है। क्यों किया आपने ऐसा? दीपक चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। बस 2 आंसू उसकी पलकों से टूटे और जमीन में समा गए। बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं? अब बस चुप हो जाओ अंकिता, मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया आप सबसे कहते हैं कि अंकिता मेरी सबसे प्यारी बहन है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो एक कृपा करना, आज के बाद मेरे घर कभी मत आना। को डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन दीपक उसे कान से लगाए खड़ा रहा जैसे वह जम गया हो। सुबह जब माँ ने पापा से रिया का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाने के लिए कहा तो पापा इनकार करते हुए बोले, क्या तुम लोगों ने ऐसा कभी देखा है कि लड़का वाला लड़की वाले के घर रिश्ता लेकर जाए? ये बात तो ठीक है, परंतु अपने औलाद की खुशी के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते? माँ ने पापा को मनाने की कोशिश की। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। पापा अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। तो ठीक है पापा, लेकिन यदि मेरी शादी रिया से नहीं हुई तो फिर मैं कभी किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। दीपक भी अपने जिद पर उतर आया। दीपक की बात सुनकर पापा सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद वे कुर्सी से उठते हुए बोले, ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं जो कहूंगा तुम वही करोगे। ठीक है, दीपक ने वादा किया। आज दीपक बहुत खुश था। उसे पूरा यकीन था कि रिया के मम्मी पापा उसके रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे बहुत अच्छे इंसान थे और दीपक को पसंद भी करते थे। कोई भी बाप यदि अपनी बेटी का लव लेटर पढ़ ले तो उसे वक्ती तौर पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन गुस्सा ठंडा होने पर वे जरूर मान जाएंगे। दीपक को पूरा विश्वास था। वह छत पर लेटा बेसब्री से पापा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे पापा की आवाज सुनाई पड़ी। क्या हुआ पापा, क्या कहा उन लोगों ने? दीपक लगभग भागता हुआ नीचे आया और आते ही सवाल किया। पापा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चुपचाप सिर नीचे झुकाए बैठे रहे। उसने देखा पापा के पलकों के किनारे कुछ सफेद मोती चमक रहे थे। पापा प्लीज कुछ बताए ना, क्या हुआ? मिल गई ना, तसल्ली करा दी ना, बेइज्जती? पापा उसकी आंखों में देखते हुए भारी मन से बोले। लेकिन पापा आखिर बस अब कुछ मत कहना। पापा ने हाथों के इशारे से उसे रोका और उठकर बाहर चले गए। उसके बाद 2-3 दिनों तक पापा से उसकी बात नहीं हुई। वो तो बाद में माँ से उसे पता चला कि उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम अपने बेटी की शादी किसी भिखमंगे के घर नहीं करेंगे। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक हमेशा मीठा बोलने वालों से ही मिलते हैं। रिया के मम्मी पापा की मीठी बातें अब उसके दिल को जला रही थी। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वे उससे इतना नफरत करते हैं। वो तो उन्हें अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार और सम्मान देता था। काश आपके जैसा बेटा मेरे कोख से पैदा होता। रिया की मम्मी की प्यारी बातें बार बार उसे याद आ रही थी। जब वह उनके घर जाता तो रिया के पापा कहते, बेटा बार बार गली में मत निकला करो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। रिया की छोटी बहन नेहा खुश होकर कहती, मैं आप लोगों की शादी में जमकर नाचूंगी। उसके सारे सपने धुल में मिलते नजर आ रहे थे। दीपक को कई दिनों तक तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। उसका दिल अपमान की पीड़ा से तड़प उठा। उसने बहुत सोचा विचारा और आखिर में तय किया कि उसे एक बार फिर खुद से उनसे बात करनी चाहिए। फिर उसने कई बार रिया के घर का नंबर मिलाया, लेकिन उन्होंने को रिसीव नहीं किया। तभी उसे याद आया कि रिया की बड़ी बहन का घर उसी शहर में है। उन्होंने एक बार अपने मोबाइल से अंकिता से बात भी कराई थी। दीपक ने अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट को खंगाला तो उसे उनका नंबर मिल गया। उसने फटाफट नंबर डायल किया तो रिंग होने लगी। हेलो, कौन? उधर से रिया के जीजा जी ने फोन उठाया। हेलो प्रणाम, मैं अंकिता का भाई दीपक बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, कैसे हैं दीपक जी? हाँ हम बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? हाँ हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ी देर हाल समाचार पूछने के बाद दीपक ने कहा, क्या आप मम्मी पापा से बात करा सकते हैं? माफ कीजिए दीपक जी, मगर वे आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। सुना है आपके और रिया के बीच प्यार मोहब्बत चल रहा है, शायद इसी वजह से। हाँ मैं उसी विषय में उनसे बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज किसी तरह उनसे बात कराए ना, मैं बहुत परेशान हूँ। दीपक ने विनती की। देखिए अभी वे लोग बहुत गुस्से में हैं, इसलिए वे आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन यदि आप हमें अपना समझते हैं तो हमें सारी बात सच सच बताइए। हम आपकी तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। रिया के जीजा जी ने अपने शब्दों में शहद घोलते हुए कहा। फिर दीपक ने उनसे बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
लेकिन रिया तो कह रही थी कि वह आपसे प्यार नहीं करती बल्कि आपने ही उस पर डोरे डालते हैं और उसे लव लेटर लिखते हैं। नहीं, ये झूठ है, वह ऐसा कभी नहीं कह सकती। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने खुद मेरे सामने ये कहा है, क्या आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है? मैं जब तक ये बात उनके मुंह से न सुन लूं मुझे विश्वास नहीं होगा। अच्छा, अब ये बताए कि आप रिया से अकेले में कितनी बार मिले हैं? रिया के जीजा धीरे धीरे भोले भाले दीपक को अपने जाल में फंसाते जा रहे थे। अकेले में तो नहीं, लेकिन हम उनके कॉलेज में 2-3 बार मिले हैं। कहीं आप लोगों के बीच शारीरिक संबंध तो नहीं बने हैं? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा चलिए ठीक है, मैं मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करूंगा और जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। रिया के जीजा ने वादा किया और फोन कट कर दिया। उनसे बात करके दीपक को थोड़ी आसबंधती दिखाई दी। अब वह उनके कॉल का इंतजार करने लगा। रिया से दूर होने के बाद उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। पता नहीं रिया किस हाल में होगी, वह दुखी होकर बार बार सोचता। दीपक का बुझा और उदास चेहरा देखकर उसके पापा को बहुत दुख होता। अतः उन्होंने उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मुंशी के जॉब पर लगवा दिया। शायद व्यस्त रहने से इसका थोड़ा मन बहल जाए, उन्होंने सोचा। एक दिन वह मजदूरों को काम पर लगवा रहा था, तभी रिया की दोस्त अनिता के नंबर से कॉल आया। दीपक ने को उठाया तो रिया उस पर बरस उठी। आपने मेरे जीजा को हमारे बारे में क्यों बताया? उसने मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। लेकिन उन्होंने तो वादा किया था कि वह किसी से कुछ नहीं बताएंगे और हमारी शादी के लिए मम्मी पापा को मनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने उन्हें अपना दोस्त समझकर हमारे बारे में बता दिया और मैंने तो उन्हें बस इतना बताया है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दीपक ने सफाई दी, बस हमारे और आपके बीच में सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो मेरे घर कभी मत आइएगा। लेकिन एक बार मेरी बात तो सुको डिस्कनेक्ट हो गया। फिर दीपक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। तभी दीपक को चक्कर आया और वह कटे हुए पेड़ की तरह नीचे गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसने होश संभाला तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी दुनिया लुट चुकी है। उसने उसी वक्त काम से छुट्टी ली और अपने घर आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। उसकी हालत एक हारे हुए जुआरी की माफिक हो गई थी। मार्च के महीने ने सर्दियों को विदा करके पतझड़ को आने का निमंत्रण दे दिया था और इधर दीपक के जीवन में भी ऐसा पतझड़ आया था जिसके बाद बाहर आने की कोई उम्मीद न थी। वह दिन भर छत पर धूप बेसुध होकर लेटा रहता और रात भर अपनी गलती पर आंसू बहाता रहता। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसमें दुनिया से लड़ने का हौसला नहीं था तो उसने मोहब्बत क्यों की? मेरी क्या गलती थी? प्यार भी उसने किया, इजहार भी उसने किया, इकरार भी उसने किया। मैंने तो बस उसके प्यार की कद्र की थी। गलती मेरी है, मुझे उसके प्यार को स्वीकार करना ही नहीं चाहिए था। उसे रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में वह बार बार रिया को भुलाने की कोशिश करता, मगर चाहकर भी उसे भुला नहीं पाता था। हद से ज्यादा प्यार और हद से ज्यादा नफरत दोनों इंसान की जिंदगी के लिए हानिकारक होते हैं। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। उसने बाजार से जाकर सल्फास की गोलियां खरीदी और बस पकड़कर रिया के घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया। बेवफाई और नफरत की आग में जलता हुआ दीपक एक खतरनाक फैसला करता है। हम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान देंगे। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे। दिलरुबा तू है बेवफा। अजीब इंतफाक था कि बस के साउंड सिस्टम में भी यही गाना प्ले हो रहा था। इधर उसने भी तय कर ही लिया था कि वह रिया के घर जाकर सल्फास की गोलियां खा लेगा। दीपक ने इस गाने को पहले भी कई बार सुना था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस गाने को इतनी गंभीरता से ले लेगी। बस की सीट पर सिर टिकाए उसने खिड़की से बाहर नजर घुमाई। हरे भरे पेड़ पौधे, खेत खलिहान सब तेजी से भागते जा रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे जिंदगी भी उसके हाथ से छूटकर तेजी से भागी जा रही है। आज का दिन शायद उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। उसने गहरी सांस ली और पलकों को समेट लिया। माँ, क्या तुम कभी हवाई जहाज में बैठी हो? 14-15 साल के लड़के ने आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन पर नजरें गड़ाए हुए पूछा। ना बबुआ, हवाई जहाज में बैठना हमारे नसीब में कहाँ। चावल से कंकड़ चुगते हुए माँ ने अपने नसीब को कोसा। माँ, जब मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें और पापा को हवाई जहाज में जरूर बैठाऊंगा। उसने नजरों से ओझल होते एरोप्लेन से नजरें हटाने हुए माँ की तरह देखा। ठीक है, पहले तू बड़ा आदमी तो बन जा, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपक ने एक पल के लिए आंखें खोली तो अंदर कुछ बिखरता सा महसूस हुआ। उसने घबरा कर आंखें मूंद ली। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, जब उसी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया तो अब बचा क्या है। बाबूजी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।
तू चिंता मत कर, एक बेटा खराब निकल गया तो क्या हुआ, तेरा दूसरा बेटा है ना, ये तेरा खेवनहार बनेगा। दादी ने अपने आंचल से बाबूजी के आंसू पोंछते हुए 10 साल के दीपक की ओर इशारा किया। बाबूजी ने बुझे बुझे निगाहों से उसकी की तरफ देखा था, जैसे वो पूछ रहे हो कि कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं करोगे। दीपक के बड़े भाई झगड़ालू स्वभाव के थे। वे कई सालों से अपने माँ बाप से अलग रहते हैं और अक्सर उनसे झगड़ते रहते थे। दीपक को ऐसा लगा जैसे बाबूजी की उम्मीद भरी निगाहें उसे घूर रही है। छोटे भाई का भविष्य, छोटी बहनों की उम्मीद, सब कुछ बस उसी पर टिकी हुई थी। उसके मन में विचारों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा था कि उसे बेचैनी सी होने लगी। तभी एक झटके से बस रुकी तो विचारों का तूफान थम गया। बस अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। जब वह सीट से उठकर बाहर निकला तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। बस स्टैंड के बाहर निकलकर वह आहिस्ता आहिस्ता रिया के घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसे मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ी। उसने पॉकेट में हाथ डालकर मोबाइल निकाल लिया। वाह, क्या खूब रिश्तेदारी निभाए आपने। आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया। रिया के जीजा का नंबर देखते ही दीपक बरस पड़ा। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो अपनी तरफ से उन्हें मनाने की भरसक कोशिश कर ही रहा हूँ। उधर से आवाज आई, बस रहने दीजिए, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ उनके घर उनसे बात करने। दीपक ने कहा, आप मेरी बात मानिए और अभी वहाँ मत जाए, अभी आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। अब ठीक बेठीक जो भी होगा देखा जाएगा, आज तो आखिर फैसला होकर रहेगा। दीपक ने अपना फैसला सुनाया। आप समझते क्यों नहीं, मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बात करने के लिए राजी किया है। यदि अभी आप वहाँ पर चले गए तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। आप एक काम कीजिए, अभी मेरे घर चले आइए, मैं आपको अपने साथ ले जाकर उनसे बात करवा दूंगा। रिया के जीजा जी ने समझाया। अच्छा ठीक है। दीपक ने फोन रख दिया। रिया के जीजा का घर रिया के घर में करीब 1 किलोमीटर के फासले पर था। दीपक रिया के जीजा जी के घर चला गया। वहाँ पर रिया के जीजा और दीदी दोनों मौजूद थे। उन्होंने दीपक का उचित आदर सत्कार किया। थोड़ी देर के बातचीत के बाद दीपक ने रिया के मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जताई। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, तब तक मैं उनसे इजाजत लेकर आता हूँ, रिया के जीजा ने कहा और बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे आए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। दीपक ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा उन लोगों ने। वे लोग अभी ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही बात करना चाहते हैं, रिया के जीजा जी ने बताया। कोई बात नहीं, अब मैं खुद उनसे बात करता हूँ, वो कहते हुए गुस्से में बाहर निकल गया। वह तेज कदमों से रिया के घर की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी उसे रिया की छोटी बहन नेहा का स्कूल नजर आया, जिसके बारे में एक बार बताया था कि वह उसी स्कूल में पढ़ती है। दीपक को नेहा से बड़ा लगाव था। वह उसे छोटी बहन की तरह प्यारी थी। उसे लगा कि उसे नेहा से एक बार जरूर बात करनी चाहिए। उसे विश्वास था कि वह उससे झूठ कभी नहीं बोलेगी। स्कूल के गेट पर खड़े होकर उसने अंदर देखा तो एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाते नजर आए। दीपक ने उन्हें इशारे से अपने पास बुलाया। क्या रिया स्कूल आई है? शिक्षक को नमस्कार करने के बाद दीपक ने उनसे पूछा। हाँ आई तो है, लेकिन आप उसके कौन हैं? उस शिक्षक ने सवालिया लहजे से पूछा। नेहा मेरी बहन है, क्या आप उसे बुला सकते हैं? नेहा बाहर आओ, कोई आया है तुमसे मिलने, उस शिक्षक ने वहीं से आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में एक दुबली पतली सी लड़की बाहर आई। प्रणाम भैया, उसने आते ही दीपक के पैर छुए तो शिक्षक अंदर चला गया। उसके बुझी आंखें, बेतरतीब बाल, सूखे होंठ और उदास चेहरा देखकर दीपक का दिल दुख से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही खूबसूरत लड़की है जो हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। घर का क्या हाल चाल है नेहा, कुछ बताओ ना, उसकी आवाज में दर्द था। क्या बताऊं भैया, घर के हालात बहुत खराब है। घर में तूफान मचा हुआ है, कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है। मम्मी पापा दीदी को तो टॉर्चर कर ही रहे हैं, साथ में मुझे और आपकी बहन को भी टॉर्चर कर रहे हैं। क्या उन्होंने तुम्हें भी मारा है? हाँ, वे लोग कह रहे हैं कि जब तुम्हें इस बात की खबर थी तो हमें बताया क्यों नहीं। उसकी हालत देखकर दीपक को पहली बार खुद से नफरत हुई। मेरी वजह से इस मासूम लड़की को इतने दैख सहने पड़े, ये सोचकर वह अंदर ही अंदर टूटने लगा। घर चलिए ना भैया, दीपक को चुप देखकर नेहा ने कहा। आज नहीं फिर कभी तुम एक काम करोगी, मेरा ये पत्र अपनी दीदी तक पहुंचा देना। दीपक ने अपना आखिरी पत्र जेब से निकालकर नेहा को दे दिया, जो उसने कल रात ही लिखा था। ठीक है, अब मैं जाऊं? नेहा ने सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ अब तुम जाओ, दीपक ने कहा। नेहा ने उसके पैर छुए और अंदर चली गई। उसके जाते ही वह भी आगे बढ़ गया। पता नहीं क्यों नेहा से मिलने के बाद उसके ख्यालात बदलने लगे थे। अब उसे अपनी खुशी की नहीं बल्कि नेहा के परिवार की फिक्र होने लगी। अगर मैं आज नेहा के घर जाकर जहर खा लिया तो नेहा के परिवार पर मुसीबत आ जाएगी।
मेरे मौत के बाद पुलिस उन्हें परेशान करके रख देंगी। एक तो वे बेचारे अपने नालायक बेटों की वजह से पहले से ही परेशान हैं। उनके वजह मम्मी जी पहले से ही डिप्रेशन की शिकार हैं। मुसीबत का सामना करते करते पापा जी चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हैं। और यदि वे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहते तो इससे ये तो साबित नहीं ना होता कि वे लोग बुरे हैं। वे क्या कोई भी माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी अमीर परिवार में हो ताकि वह हमेशा सुखी रहे। यदि मैं भी उनकी जगह होता तो शायद यही करता। फिर मेरे जैसे गरीब आदमी की औकात ही क्या है। यदि रिया की शादी मुझसे हो भी गई तो मैं उसे वो खुशियाँ कभी नहीं दे पाऊंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे साथ रहकर उसकी जिंदगी भी अजाब बन जाएगी। आज अगर उनके दरवाजे पर मेरी मौत हो गई तो मेरे घर वाले इनके ऊपर हत्या का केस कर देंगे। फिर मम्मी पापा को, रिया को, नेहा को, सबको पुलिस पकड़ कर ले जाएंगी। मेरी बहन अंकिता का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। रिया की बड़ी बदनामी होगी और रिया अपनी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हो सकता है कि बदनामी के डर से वह आत्महत्या भी कर ले। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं होऊंगा। क्या मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपनी खुशी के लिए इतने लोगों के दुख का कारण बनूं? मैं तो हमेशा से ही दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता आया हूं। क्या मैं इनकी खुशी के लिए एक और कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या किसी को पा लेना ही सच्ची मोहब्बत है? इसी तरह के हजारों विचार फिर से उसके दिमाग में तूफान उठाने लगे। उसका सिर फटने लगा, पांव भारी होने लगे। उसके कानों में एक साथ कई लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने कभी रिया का रोता हुआ चेहरा सामने आ जाता तो कभी नेहा का रोता हुआ मासूम चेहरा घूम जाता। तभी अंकिता का रोता चीखता चेहरा सामने नजर आने लगता। अब एक कदम भी चलना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह सिर पकड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। कुछ देर तक वह उसी हालत में बैठा रहा। क्या तू इतना काया और कमजोर है कि मूर्खों की भांति आत्महत्या करने चला है? क्या तुझे अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं है कि तू उसे जलील करना चाहता है? क्या किसी के जिस्म को हासिल कर लेना ही मोहब्बत है? क्या बिना शादी किए तू अपने प्यार को जिंदा नहीं रख सकता? क्या तेरे जीवन का मकसद यही है? क्या तू भूल गया कि तुम्हारा जन्म इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हुआ है? क्या तू अपने माँ बाप भाई बहनों को जीते जी मार देना चाहता है? इसी तरह के हजारों सवाल उसके मन में उठने लगे। तभी उसकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, नहीं दीपक नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं है। तुम्हें इन सब की खुशियों के बदले अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही होगी। नहीं, एकाएक उसने सिर को झटका दिया और उठ खड़ा हुआ। अब वह अंतिम निर्णय पर पहुंच चुका था। उसने जेब से सल्फास की गोलियां निकाली और नफरत से देखते हुए उसे दूर फेंक दिया। सच्ची मोहब्बत जीवन लेती नहीं है, जीवन देती है। बहुत पहले उसने किसी मैगजीन में यह नज्म पढ़ी थी, लेकिन उसका अर्थ उसे आज समझ आया था। तुम ना हुए मेरे तो क्या, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा रहा। मेरी चंदा, मैं तेरा सितारा रहा। रिश्ता है बस एक रेत सा, ऐ समंदर, मैं तेरा किनारा रहा। धड़ाम, आह, बिस्तर से नीचे गिरते ही उसके यादों और ख्वाबों के बीच का डोर टूट गया। क्या यार, फिर से मोहब्बत के दौरे पड़ने लगे क्या, जो सपनों में बुदा बुदा रहे थे? तवे पर रोटी रखते हुए प्रदीप ने चुटकी ली। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि मुझे बिस्तर से गिराया किसने? दीपक कमर सहलाते हुए गुस्से में बोला। प्रदीप ने नजरों घुमाते हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया, जहां विशेषर मुस्कुराते हुए भागने की तैयारी में चप्पल पहन रहा था। रुक जा साले, आज छोड़ूंगा नहीं। दीपक भी हंसते हुए तेजी से उसके पीछे भागा तो कमरे में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे। दोस्तों, इस कहानी को लिखने का मेरा उद्देश्य बस इतना है कि आजकल के युवक प्यार का सही अर्थ समझ पाएं और गलत रास्ते चुनने से बच जाएं, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोग प्यार में हत्या, आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि किसी को हासिल कर लेना मोहब्बत नहीं है, बल्कि किसी को खोकर उसे जीवन भर दिल में जिंदा रखना ही सच्ची मोहब्बत है। और हाँ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बहुत सारी बातें बाकी है। लेकिन अब मैं इसके आगे तभी लिखूंगा जब आप लोग चाहेंगे, इसलिए कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, कृपया इस कहानी के विषय में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।